मध्य प्रदेश के बनने की पूरी कहानी। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम स्रोतों के जरिए मध्य प्रदेश राज्य के बनने की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। ये सफर काफी दिलचस्प है, आजादी के बाद से लेकर आज तक का। हाँ बिल्कुल, कैसे अलग अलग रियासतें, ब्रिटिश भारत के प्रांत, ये सब मिलकर आज का मध्य प्रदेश बने, ये देखना वाकई में बहुत रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि आजादी के ठीक बाद भारत में राज्यों का सिस्टम आज जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया था, पार्ट ए, बी, सी और डी। ये किस आधार पर था? हाँ, ये वर्गीकरण मूल रूप से उनके प्रशासनिक ढांचे और ब्रिटिश राज के साथ उनके पिछले संबंधों पर आधारित था। पार्ट ए में वो प्रांत थे जहां गवर्नर का शासन था, जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। अच्छा। पार्ट बी में बड़ी रियासतें या रियासतों के समूह थे जहां राज प्रमुख होते थे, जैसे मध्य भारत। पार्ट सी में छोटी रियासतें या चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, जैसे विंध्य प्रदेश और भोपाल। और पार्ट डी? वो सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए था। समझ गया। तो जो आज का मध्य प्रदेश है, उसके हिस्से इन अलग अलग श्रेणियों में फैले हुए थे। बिल्कुल। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, जिसकी राजधानी नागपुर थी, वो पार्ट ए में था। ठीक है। फिर ग्वालियर और इंदौर की रियासतों को मिलाकर बना मध्य भारत, वो पार्ट बी में था। इसकी 2 राजधानियां थीं, ग्वालियर और इंदौर, बारी बारी से। दिलचस्प। और बुंदेलखंड बघेलखंड की रियासतों वाला विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा थी, और भोपाल राज्य, ये दोनों पार्ट सी में थे। तो मतलब आज का एमपी कई प्रशासनिक टुकड़ों में बटा हुआ था। हाँ, काफी बिखरा हुआ ढांचा था एक तरह से। लेकिन फिर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, खासकर भाषा के आधार पर। हाँ, ये मांग बहुत जोर पकड़ रही थी पूरे देश में। लोगों को लगता था कि प्रशासन और विकास के लिए भाषाई और सांस्कृतिक एकता जरूरी है। इसी वजह से फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। बिल्कुल। 1953 में सरकार ने जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया। के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू इसके सदस्य थे। और इस आयोग का काम क्या था? इनका मुख्य काम था राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए सिफारिशें देना। आधार मुख्य रूप से भाषा थी, लेकिन प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता और राष्ट्रीय एकता जैसी बातों का भी ध्यान रखना था। तो इस आयोग ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या सिफारिश की? आयोग ने एक बड़े हिंदी भाषी राज्य के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के हिंदी भाषी इलाके, पूरा मध्य भारत, पूरा विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। अच्छा, तो जो मराठी भाषी इलाके थे सीपी एंड बरार के, उनका क्या हुआ? हाँ, ये एक अहम बिंदु था। आयोग ने सिफारिश की कि सीपीएन बरार के जो मराठी भाषी जिले हैं, जैसे नागपुर, भंडारा, चांदा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, बुल्ढाना, इन्हें पास के बंबई राज्य में मिला दिया जाए। यानी भाषा के आधार पर यह बंटवारा हुआ? हाँ, मोटे तौर पर। हालांकि कुछ और छोटे मोटे समायोजन भी हुए। जैसे राजस्थान के कोटा जिले की एक तहसील थी सिरोंज, हाँ। उसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। और मध्य भारत में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक छोटा सा हिस्सा, सुनेल टप्पा, वो राजस्थान को दे दिया गया। ओह, ये तो काफी बारीकी से सीमाओं को बदला गया। हाँ, कोशिश यही थी कि सीमाएं ज्यादा से ज्यादा तार्किक हों। तो इन सिफारिशों को सरकार ने मान लिया? ज्यादातर सिफारिशें मान ली गई। हाँ। और इसी के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। और इसी से नए राज्य बने? हाँ, इसी संशोधन ने वो पार्ट ए, बी, सी, डी वाली व्यवस्था खत्म कर दी और 1 नवंबर 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। और इन्हीं 14 राज्यों में से एक था हमारा नया मध्य प्रदेश। बिल्कुल। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का विधिवत गठन हुआ। तो इस नए मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग थे शुरुआत में? उस समय जब राज्य बना तो इसमें 43 जिले और 7 संभाग थे। 43 जिले। और राजधानी? आपने बताया था जबलपुर का सुझाव था, पर बनी भोपाल। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रशासनिक सुविधा और केंद्र में होने की वजह से शायद जबलपुर का सुझाव दिया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, राजनीतिक और अन्य कारणों से अंततः भोपाल को राजधानी चुना गया। ये फैसले अक्सर जटिल होते हैं। हाँ, भोपाल उस समय एक छोटा शहर था, लेकिन शायद नए राज्य की नई राजधानी के तौर पर उसे विकसित करने की सोच रही होगी। तो 1956 में ये नक्शा बन गया। क्या इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुए? जिले उतने ही रहे? नहीं, बदलाव तो होते रहे। प्रशासनिक जरूरतें बदलती है, आबादी बढ़ती है, तो नए जिलों की मांग उठती है। अच्छा,
कब हुए मुख्य बदलाव? एक बड़ा बदलाव आया 1972 में। 26 जनवरी 1972 को भोपाल, जो अब तक सीहोर जिले की एक तहसील था, उसे अलग करके एक नया जिला बनाया गया। साथ ही दुर्ग जिले से अलग करके राजनांदगांव को भी जिला बनाया गया, जो अब छत्तीसगढ़ में है। तो जिलों की संख्या 43 से बढ़कर 45 हो गई। भोपाल का जिला बनना तो राजधानी बनने के काफी बाद हुआ। हाँ, करीब 16 साल बाद। और फिर उसके बाद एक लंबे समय तक कोई नया जिला नहीं बना, लेकिन 90 के दशक के आखिर में ये मांग फिर तेज हुई। मई 1998 में बीआर दुबे की अध्यक्षता वाली जिला पुनर्गठन समिति की सिफारिश पर 10 नए जिले बनाए गए। 10 एक साथ? कौन कौन से थे ये? इनमें से कुछ आज मध्य प्रदेश में है, जैसे बड़वानी खरगोन से, शिवपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से, डिंडौरी मंडला से, और कुछ अब छत्तीसगढ़ में है। और फिर तुरंत बाद और जिले बने? हाँ, उसी साल जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 और नए जिले बने। अच्छा। इनमें से मध्य प्रदेश में आज है उमरिया, शहडोल से, हरदा होशंगाबाद से और नीमच मंदसौर से। बाकी 3 अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा हैं। तो 1998 में ही 16 नए जिले बन गए? हाँ, कुल मिलाकर इससे जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 61 हो गई। ये तो बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल था। बिल्कुल। और फिर इसके ठीक 2 साल बाद एक और ऐतिहासिक घटना हुई। हाँ, आप छत्तीसगढ़ के गठन की बात कर रहे हैं। जी, 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश का एक और पुनर्गठन। सही कहा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 संसद में पारित हुआ और इसके तहत मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ नाम से भारत का 26वां राज्य बना दिया गया। तो 61 में से 16 जिले चले गए? हाँ, तो मध्य प्रदेश में वापस 45 जिले रह गए। और जाहिर है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटों का भी बंटवारा हुआ होगा। बिल्कुल, सब कुछ बांटा गया। संसाधन, कर्मचारी, संपत्तियां, ये एक बड़ी प्रक्रिया थी। तो 2000 के बाद मध्य प्रदेश 45 जिलों के साथ आगे बढ़ा। हाँ, लेकिन ये संख्या भी अंतिम नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास और प्रशासन की जरूरतें लगातार बनी रहती हैं। 2003 में 15 अगस्त को 3 और नए जिले बनाए गए। अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से और अनूपपुर शहडोल से। तो 45 से 48 हो गए। हाँ, फिर 2008 में 2 और बने, अलीराजपुर झाबुआ से और सिंगरौली सीधी से। अब 50 हो गए। जी, फिर 2013 में एक और जिला बना, आगरमालवा, जो शाजापुर से अलग हुआ। 51। फिर 2018 में निवाड़ी जिला बना, टीकमगढ़ से अलग होकर। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या में प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो 52 जिले हो गए थे 2018 तक। हाँ, और फिर सबसे ताजा बढ़ोतरी हुई 2023 में। अच्छा, 2023 में मैंने सुना था कुछ नए जिले बने। जी हाँ, 2023 में 3 नए जिले घोषित किए गए और अस्तित्व में आए। पहला मऊगंज, जो रीवा से अलग हुआ। दूसरा पांढुरना, जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ। और तीसरा मेहर, जो सतना से अलग हुआ। तो ये 3 मिलाकर, हाँ, इन 3 को मिलाकर अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55 हो गई है। 55 जिले। और संभाग कितने हैं अब? संभागों की संख्या भी बढ़ी है। अब 10 संभाग हैं, जैसे नर्मदापुरम, होशंगाबाद, शहडोल, ये बाद में बने संभाग हैं। तो ये है मध्य प्रदेश का अब तक का सफर। 1956 में 43 जिलों से शुरू होकर बीच में 61 तक पहुंचकर फिर 45 पर आकर और अब 55 जिलों तक। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे राज्य की आंतरिक प्रशासनिक सीमाएं स्थिर नहीं रहती, वो समय और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो साफ है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कई चरणों में, कई विलय और पुनर्गठन के बाद बना है। हाँ, 2 मुख्य पड़ाव रहे। 1956 का गठन, जब विभिन्न निकायों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना, और 2000 का विभाजन, जब उसका एक हिस्सा अलग होकर नया राज्य बना। और इन बड़े बदलावों के बीच जिलों का लगातार बनते रहना भी जारी रहा। निश्चित रूप से ये पूरी प्रक्रिया असल में दर्शाती है कि राज्य सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं होती। ये जीवित इकाइयां हैं जो भाषाई आकांक्षाओं, सांस्कृतिक पहचान, प्रशासनिक सुविधा और विकास की जरूरतों के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज की इस चर्चा से मध्य प्रदेश के बनने की ये जटिल और दिलचस्प कहानी
काफी हद तक साफ हुई है हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को भी ये सफर समझने में मदद मिली होगी। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि भविष्य में क्या होगा। क्या विकास की बदलती जरूरतें, नई प्रशासनिक चुनौतियां या शायद कोई और कारक इन सीमाओं को फिर से बदल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। भविष्य में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि राज्यों का स्वरूप हमेशा विकसित होता रहता है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।